दाऊद अब कामयाबी की राह पर था। अभी वह 25 साल का ही था जब असाधारण ताकत रखने वाले हाजी मस्तान ने उसे इतना महत्वपूर्ण समझा था कि उसे एक ऐसी बैठक में शामिल किया था जिसमें उस जमाने के अन्य ताकतवर गिरोह भाग ले रहे थे। उसने कई कामयाब डकैतियां की थीं। उसने अपने जमाने के गद्दीनशीन गिरोहबाजों अमीरजादा, आलमजेब और समद खान के खिलाफ जाकर अपने दोस्त की हत्या का बदला लिया था। उसने साबित कर दिया था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी अपनी धुन पर नचाने में कामयाब रहा था, जो एक ऐसा करिश्मा था जिसे पठान कोई 30 साल की अपनी हुकूमत बावजूद नहीं कर सके थे। कि लेकिन अब पठानों के साथ अमन का समझौता हो जाने के बाद दाऊद कुछ लापरवाह हो गया था और उसने अपने पीछे निगरानी रखना बंद कर दिया था। उसके लिए कुरान पाक की कसम खाकर किया गया अहिंसा का वादा मायने रखता था और उसका ख्याल था कि उसका उल्लंघन करने की हिमाकत कोई भी नहीं करेगा। अब अपने कारोबार को विस्तार देना और अपनी तिजोरियों को भरना ही उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम था। उसके दिमाग और खालिद पहलवान की ताकत के बूते दाऊद का धन संचय लगातार ऊपर उठता जा रहा था। बंबई से दमन तक, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर चांदी और सोने तक दाऊद ने हर क्षेत्र को समेट लिया था और जल्दी ही उसने गुजरात में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया। अपनी कामयाबी और हौसले से उत्साहित और बेधड़क होकर दाऊद का कारोबार समूचे पश्चिमी घाट के आर पार फैल गया। खालिद पहलवान ने उसे सब कुछ अच्छे से सिखा दिया था। तस्करी की जालसाजी का हिस्सा रहने और बाशु का दायां हाथ रह चुकने के कारण वह पहले ही 10 साल से इस धंधे को जानता था और उसने उसके गुर दाऊद को सिखा दिए थे। इस सब के दौरान उसने मुसाफिर खाना में ही रहना जारी रखा था, जो एक निखालिस दुर्ग था और बाहरी हमले के मामले में लगभग अभेद्य था। दाऊद ने दुबई की यात्राएं और वहां के रईस शेखों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया था। वह खाड़ी के इस महानगर की चमक दमक और वैभव पर मुग्ध था। उसका जीवन स्तर काफी ऊंचा उठ गया था और ऊंचे स्तर के लोगों के साथ ही उसका उठना बैठना होने लगा था। सड़क छाप लोगों की जगह करोड़पति अरब शेखों के साथ दाऊद ने खुद को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की हैसियत में स्थापित कर लिया था। उसकी यह हैसियत किसी हद तक बंबई पुलिस और उसकी क्राइम ब्रांच में उसके लगातार बढ़ते रुतबे की वजह से बनी थी। जब दाऊद गुजरात के तट पर पहुंचा तो उसे अच्छी तरह से मालूम था कि आलमजेब और अमीरजादा ने वहां पर पहले से ही अपनी जड़ें जमा रखी हैं। अब्दुल लतीफ खान उनकी गुजरात मुहिम को संभाल रहा था, लेकिन दाऊद काफी चालाक था और वह जिस एक शख्स को पटकनी देना चाहता था वह था सुकुर नारायण बखिया, जो देश का अकेला सबसे बड़ा सोने का तस्कर था। इसके पहले हाजी मस्तान ने सुकुर के कारोबार से आगे निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जब सुकुर और पठान गिरोह को गुजरात में दाऊद के अभियान का पता चला तो उन्होंने उसके व्यापार को बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास एक ऐसे इंसान के खिलाफ करने को कुछ खास बचा नहीं था, जो खालिद की मेहरबानी से सोने की तस्करी के धंधे में खुद को बहुत पहले ही अच्छा खासा स्थापित कर चुका था। दाऊद की मौजूदा हैसियत में और भी इजाफा तब हुआ जब वह तट से आगे बढ़कर बंबई के हवाई अड्डे तक जा पहुंचा। दुबई से सोने की तस्करी करने के लिए इस गिरोह ने जो तरीका अपनाया हुआ था उसे बहुत सटीक नाम दिया गया था, कचरा पेटी लाइन। उसके आदमी मिठाई के डिब्बों की आड़ में सुरक्षित डिब्बों में सोने के बिस्किट रखते और दुबई से बंबई आने वाले हवाई जहाज में चढ़ जाते। हवाई जहाज के बंबई उतरने पर इसके पहले कि उस व्यक्ति का सामना कस्टम अधिकारियों से हो, वह उस इलाके के सफाई कर्मचारी को आंखों से इशारा करता और उन डिब्बों को कचरा पेटी में डाल देता। सफाई कर्मचारी तुरंत ही इस बेशकीमती सामान को बाकी कचरे के साथ हवाई अड्डे के बाहर ले आता। इसके बाद वह तस्करी के इस सोने को दाऊद के आदमियों के हवाले कर देता। सफाई कर्मचारी को हर डिब्बे पर कमीशन मिलता था। योजना को बहुत ही युक्तिपूर्वक अंजाम दिया जाता था। हर कदम पर बारीकी से निगाह रखी जाती थी, जैसा कि दाऊद की हर योजना के मामले में हुआ करता था। बदकिस्मती से इस बार किसी ने अधिकारियों को पहले से ही खबर कर दी और भारतीय कस्टम अधिकारी मिनटों में हवाई अड्डे के रखरखाव विभाग में जा धमके। पुलिस ने सांता क्रूज हवाई अड्डे से 25 लाख रुपए मूल्य के सोने के बिस्किट बरामद किए। इसके पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी के हर कर्मचारी से पूछताछ की गई थी। अंत में जब वे उन सफाई कर्मचारियों तक पहुंचे जिनका इस तस्करी में हाथ हुआ करता था, तो उन लोगों ने कबूल किया कि वे सिर्फ इतना जानते हैं कि सारे डिब्बे दाऊद भाई के थे। और जल्दी ही दाऊद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के
अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। एक डॉन के रूप में दाऊद की जिंदगी में 1980 के आसपास यह पहली बार था जब वह तस्करी की वजह से कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन वह अपने पैसे की ताकत और बाहुबल की उस ऊंचाई पर था कि उसने सरकारी तंत्र के भीतर लोगों को खाद पानी देना शुरू कर दिया था। वह गवाहों को खरीदने और दस्तावेजों में हेरफेर की बदौलत 1933 में तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया। बुलंद हौसले के साथ और बंबई माफिया में अपनी नंबर 1 हैसियत वापस हासिल करने को बेताब दाऊद क्रूरतापूर्ण ढंग से अपने अहंकार का प्रदर्शन करने की राह पर चल निकला। पठान गिरोह अब बीते जमाने का किस्सा मालूम पड़ता था, क्योंकि दाऊद के नए अभियान ने बंबई के अपराध जगत में हलचल पैदा कर दी थी। उसे वह मुकाम और वह बढ़त हासिल हो गई थी जिसकी तलाश उसे पठान गैंग के बारे में हमेशा हुआ करती थी। इसलिए उसने अपनी गतिविधियों को और भी तेज कर दिया था और अपनी पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिए नए तरीके आजमाने में लगा रहा। इस बीच वह एक ऐसी युक्ति की तलाश में भी लगा रहा जो उसके काम के जोखिम को कम से कम कर सके। जल्द ही उसके आदमियों ने इंसानी जिस्म के उन अंदरूनी हिस्सों को तस्करी के उपयोग में लेने की तरकीब ढूंढ निकाली जिन्हें उस जमाने की एक्सरे मशीनें पकड़ नहीं पाती थी। उन्होंने सोने के टुकड़ों को गांड में छुपाना शुरू कर दिया, जिसे वे गोडाउन लाइन या अंडरग्राउंड के नाम से पुकारते थे। ये यात्री कैरियर कहलाते थे और इन्हें दुबई आने जाने के हवाई भाड़े और 1 हफ्ता दुबई में ठहरने के खर्च के अलावा पर्याप्त मेहनताना दिया जाता था। कैरियर बनने के लिए लोगों का तांता लग गया और कारोबार फलने फूलने लगा। बंबई नंबर 3 और बंबई नंबर 9 के निवासी दुबई की कुछ ही यात्राएं करके रईस बन गए। जाहिर है, जब कैरियर इतना धन कमा सकते थे तो दाऊद और उसके आदमियों की कमाई का क्या कहना। बंबई बहुत छोटा शहर लगने लगा और अपने धन के निवेश के लिए उसने दूसरे क्षेत्र, खासतौर से दुबई में मौजूद संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। दाऊद सबीर गैंग के पास अब न सिर्फ भरपूर धन था, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों में उनका रुतबा और ताल्लुकात भी बढ़ गए थे। इंसानी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि जब उसकी तिजोरियां भर रही होती हैं तो वह जिंदगी के दूसरे मसलों के प्रति गाफिल हो जाता है। दाऊद अपनी नकदी गिनने और अपनी हराम की कमाई का अंबार लगाने में मसरूफ था। बदकिस्मती से दाऊद ने अपने एक वक्त के दुश्मन पठानों से खबरदार रहना बंद कर दिया था, जो अपने असल प्रतिद्वंद्वी की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। डॉन और उसका भाई सबीर जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, पठान उसे देख रहे थे। पठानों के और दाऊद सबीर गैंग के तस्करी के कारोबारों में साफ साफ फर्क था। पठान जहां अब भी गुजरात के तटों, दीव और दमन में तट पर पहुंचने वाले माल के एजेंट बने हुए थे, वहीं दाऊद इन निचले दर्जे के कामों को काफी पीछे छोड़ चुका था। वह सीधे अरब वासियों से सौदे तय करता, कीमतें निर्धारित करता और पूरे क्रियाकलाप के सर अंजाम तक पहुंचने तक उस पर नजर रखता। इससे उसे 2 फायदे हुए। उसका मुनाफा बहुत बढ़ गया और समूचे कार्य व्यापारों पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। उसका कारोबार कई गुना बढ़ गया। पठान इस रूप में बाजार में सेंध लगाने में कभी कामयाब नहीं हो सके थे। अपनी भरसक कोशिशों और भारी जोखिम के बावजूद वे सिर्फ घाटा ही उठा पाते थे और तस्करी के भारी जोखिम वाले कारोबार में हाथ डालने की स्थिति में ही नहीं आ सके थे। उनके पास न तो वैसे संसाधन या संपर्क थे और न ही व्यापार की वैसी पैनी समझ थी जैसी दाऊद और खालिद पहलवान में थी। दाऊद के पास न सिर्फ खालिद के रूप में एक पैना दिमाग था, बल्कि पुलिस बल के साथ उसके बढ़ते हुए संपर्क भी थे, जो एक ऐसी चीज थी जिस तक पठान अपनी पहुंच कभी कायम नहीं कर सके थे। क्योंकि इसके लिए जिस धीरज और दूरदर्शी रणनीति की जरूरत थी, उसका पठानों में अभाव था। पराजय की कुंठा, कारोबार में नुकसान और प्रतिद्वंद्वियों की लगातार कामयाबी ने पठानों के भीतर जलन और बदले की आग को भड़का दिया था। अब उन्हें लगने लगा था कि मस्तान के बंगले पर हुई उस प्रसिद्ध सुलह का ड्रामा दाऊद की तिजोरियां भरने और उसके लिए बंबई और दुबई में पैर जमाने के लिए 1-1.5 साल की मोहल्लत मुहैया कराने को रचा गया था। इस सुलह से उनके कारोबार को कोई फायदा नहीं हुआ था। अमीरजादा और आलमजेब का यह भी ख्याल था कि उस समझौते में निहित सद्भावना के तौर पर दाऊद को उनके कारोबार में हाथ बटाना चाहिए था और उन्हें पार्टनर की तरफ बरतते हुए मुनाफे में हिस्सेदारी करनी चाहिए थी। लेकिन उन्हें लगता था कि दाऊद उन्हें नवाबी तरीके से नज़रअंदाज कर रहा है और इसलिए उसने उनकी नज़र में उस पाक समझौते को सबसे पहले तोड़ा था। पठान इकट्ठे हुए और उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी।
उस चीज की जो वे सबसे बेहतर ढंग से कर सकते थे, हिंसा और खून खराबा। खालिद को वे निरा मैनेजर समझते थे, सो उसकी उन्होंने खस परवाह नहीं की। उन्हें दो में से एक भाई की जान लेनी थी, सबीर या दाऊद, या फिर दोनों ही क्यों नहीं। इससे दाऊद सबीर गठजोड़ का पूरा ही सफाया हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी ऐसी पलटी मारती है जिन घटनाओं पर बॉलीवुड ने फिल्में भी बनाई। बने रहिए हमारे साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में। आगे की कहानी अगला वीडियो में सुनते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।